नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास अंक में मिड डे प्राइम में। और मैं हूं निखिल सिंह। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार ली मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद। नागालैंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। नागालैंड में नेफ्यू रियो के हाथ में फिर होगी कमान। पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता समारोह में होंगे शामिल। नए सामर्थ्य के साथ बढ़ रहा है नया भारत। वित्तीय क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, कहा बैंकिंग सिस्टम की मजबूती का फायदा आखिरी छोर तक पहुंचाने का है समय। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के व्यापारी अरुण पिल्लई को किया गिरफ्तार। इस मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी ईडी आज कर सकती है पूछताछ। इसरो के लिए आज बेहद अहम दिन। 12 साल पुराने सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराएगा इसरो। पृथ्वी की निचली कक्षा में दोबारा प्रवेश कराने के दौरान आ सकती हैं कुछ चुनौतियां। जन औषधि दिवस पर आज देश भर में सरकार की ओर से कई आयोजन। सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का है मकसद। और देश भर में चढ़ा होली का खुमार। आज होलिका दहन के लिए की गई हैं खास तैयारियां। कल खेली जाएगी रंगों की होली। तो सबसे पहले मिड डे प्राइम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और शिलांग स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रेस्टन टाइन सॉन्ग और सियाव पालंगधर ने मेघालय के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं राज्यपाल ने अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कोनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ली। और इस शपथ लेने के बाद कोनराड संगमा ने अपने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वे अपनी पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। We have laid the foundation in the last 5 years for many sectors, and we will continue to work aggressively on those foundations and build a better state for our people, and we'll continue to focus on the areas which we have been working on in the last 5 years, primarily to ensure that overall infrastructure improvement is there. We are working very hard towards the social sectors improvement like health and education and social welfare, and of course we are giving a lot of importance to the youth, especially when it comes to employment. तो सोशल सेक्टर्स पर इंपॉर्टेंस देंगे, यूथ को, युवाओं के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आने की बात कर रहे हैं कोनराड संगमा। और क्या कुछ खास है मेघालय में, बात करेंगे अपनी संवाददाता रमा त्यागी से जो शिलांग से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रमा,
कितना महत्वपूर्ण है आज मेघालय में कोनराड संगमा की दोबारा ताजपोशी? किस तरह से देखती हैं कि ये जो विकास के कार्य हैं उनको उसकी जो गति है उसमें निरंतरता बरकरार रहेगी कोनराड संगमा के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक इस ताजपोशी को कहा जा सकता है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ के इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ हो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का इंतजाम किया गया था बैठने के लिए, और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, भाजपा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। और अगर हम इस ताजपोशी की बात करते हैं तो बेशक एनपीपी ऐसा दल नहीं बन सका कि वो अपने आप सरकार बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा विधायक हासिल करने वाला दल बना, 19 से 26 पर आया। और इसके साथ ही जो इस बार अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है, इस सरकार को 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो अपने आप में एक मजबूत सरकार कही जा सकती है। विपक्ष जो है कहीं पर यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। इस मायने में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार कॉनराड संगमा कहते रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की योजनाएं यहाँ पर आई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ पर विकास के लिए, यहाँ पर जिस तरह से विकास थमा हुआ था भ्रष्टाचार की वजह से, उसे कई जगह पर हटाया गया और योजनाएं यहाँ पर लाई गई। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एक कनेक्ट स्थापित हुआ सरकार के लिए, उनमें एक विश्वास पैदा हुआ। और तभी आप देख सकते हैं कि इस बार जो मत प्रतिशत था, जो मतदाता थे, उनकी संख्या थी कितनी बड़ी हुई थी। सुबह टाइम से पहले लोग अपने घरों से बाहर वापस आए थे। अपनी प्राथमिकताओं में भी उन्होंने यही गिनाया है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, किस तरह से वो यहाँ पर जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करके अपने आमदनी के साधन बढ़ा सकें। यहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे कनेक्टिविटी हो या फिर पानी की समस्या हो, जिस तरह से उसे दूर किया गया है, वही प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, नया किस तरह से निकल सकता है यहाँ पर विकास के लिए। क्योंकि पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री भी अष्टलक्ष्मी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि जो पूर्वोत्तर है पहले की सरकारों की तरह हमारे लिए एटीएम नहीं है, ये हमारे लिए अष्ट लक्ष्मी है, जिसकी अगर हम संपदा की बात करते हैं, जिसके संसाधनों की बात करते हैं, जिसके हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिली है, वो सुविधाएं देने के बाद यहाँ की युवा शक्ति की बात करते हैं। आप देखेंगे कि आज देश के हर इलाके में आपको जो पूर्वोत्तर के युवा हैं वो दिखाई देंगे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में वो आए हो, चाहे उन्हें अवसर मिल रहे हो, और यहाँ भी उनको ऐसी ही सुविधाएं मुहैया कराना, तो ये अपने आप में बेहद विश्वास जताता है। जिस तरह का मैंडेट इस बार मिला है कि विपक्ष को एकदम धराशायी कर दिया है यहाँ के मतदाताओं ने, केंद्र सरकार में विश्वास जताया है, यहाँ पर जो एनपीपी केंद्र के सहयोग से चल रही थी उसमें विश्वास जताया है। तो इस मायने से बेहद अहम ये बेहद अहम है। और विकास की नई राह पर चलने का संकल्प भी लिया है नई सरकार ने कोनराड संगमा के मुख्यमंत्रित्व में। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रमा त्यागी। तो शिलांग से रमा त्यागी जानकारी दे रही थी। अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। नागालैंड में एक बार फिर एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 60 सीटों वाले नागालैंड में एनडीपीपी गठबंधन ने 37 सीटें जीती थी। एनडीपीपी को 25 जबकि बीजेपी को 12 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा एनसीपी को 7, एनपीपी को 5 और निर्दलियों को 4, लोक जनशक्ति पार्टी एनपीएफ और आरपीआई को 2-2 सीटें हासिल हुई थी। जेडीयू के खाते में भी 1 सीट आई है। और अब बात ताजा खबर की। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने पहुंची। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम वहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची है। इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से सोमवार को सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी हैं।
15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कितनी मुश्किलें आप कहें कि लालू प्रसाद यादव के सामने एक बार फिर खड़ी हुई हैं? जमीन के बदले नौकरी का ये जो पूरा मामला है वो उनका पीछा छोड़ते हुए दिख नहीं रहा है। किस तरह से आगे बढ़ रही सीबीआई? क्या कुछ इस मामले में अपडेट है? देखिए, मुश्किलें सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लिए नहीं बढ़ी हैं, मीसा भारती के लिए भी बढ़ी हैं और राबड़ी देवी के लिए भी बढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल भी सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के घर पर पहुंची थी और 5 घंटे के करीब राबड़ी देवी से मुलाकात हुई थी। ये पूरा का पूरा निखिल जो मामला है 2004 से लेकर 2009 के बीच में है, जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव और उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि लोगों को ग्रुप डी की भर्ती रेलवे में कराने की एवज में उन्होंने लोगों के परिवार के प्रति जो जमीन है वो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए लिखवा ली थी। और ये बेसिकली आरोप लगे थे कि पटना में कुछ लोग थे जिनको नौकरी के लिए जमीन जिनसे ले ली गई थी, लेकिन नौकरी बाद में लगी नहीं थी। उसी के बाद ये पूरा मामला खुला था और सीबीआई से इस मामले की जांच हुई थी। उसमें हुआ ये था कि जो ग्रुप डी की जगह निकली थी उनमें सबसे पहले अस्थायी तौर पर लोगों को लगाया गया था और फिर उन लोगों से ये कहा गया था कि अगर वो अपनी जमीन हमारे परिवार के सदस्यों के नाम कर देंगे तो उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाएगा। उसी समय कई सारे जो लोग थे जिनको ग्रुप डी की भर्ती में लगाया गया था उनको स्थायी किया गया था और जो जमीन है इनके परिवार या जो इनके करीबी थे उनके नाम कह सकते हैं कि ट्रांसफर की गई थी। उसी के तहत ये पूरा जो मामला है बाद में जब खुला तो सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने इससे पहले भी कई बार इनसे पूछताछ की है, छापेमारी की कार्रवाई भी हुई है। इसमें सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल की है और अब जो कुछ नए तथ्य हैं उसके आधार पर सीबीआई लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। लालू प्रसाद यादव इस समय मीसा भारती के दिल्ली स्थित फार्म हाउस में मौजूद है और वहां उनसे ये पूछताछ चल रही है। जी, निश्चित तौर पर तो ईडी और सीबीआई दोनों जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और खबर है जो अपने दर्शकों को हम रूबरू करा ले, उसके बाद फिर आपसे और अपडेट उसमें लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े केस में हैदराबाद में बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी द्वारा यह 11वीं गिरफ्तारी है। बताया जा रहा है कि अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत देने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार पिल्लई को कुछ दिनों बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी 2 हफ्ते की हिरासत मांग सकती है। जानकारी के मुताबिक अरुण पिल्लई प्राइस वाटर कूपर्स में काम करता था और गवर्नमेंट पॉलिसी देखता था। बाद में शराब नीति घोटाले के दौरान अरुण पिल्लई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की तरफ से साउथ ग्रुप को संभाला था और इंडो स्पिरिट्स में के कविता के 32.5% हिस्सेदारी में फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल को भी गिरफ्तार किया है। अमनदीप को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में ही बीते दिनों सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। 7 दिनों की सीबीआई हिरासत के बाद फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। और अब दिल्ली आबकारी मामले में अब मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय भी पूछताछ करेगी। बिहार तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दोपहर को तिहाड़ जेल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचेगी। यह पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया को 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था। तो एक बार फिर से नीरज सिंह को इस पूरी खबर पर जोड़ रहे हैं। नीरज, आपने देखा कि किस तरह से अब ईडी भी शराब मामले की जांच के लिए पूछताछ करेगी।
मनीष सिसोदिया से, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने की जो तैयारी है वो सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी भी अब उसकी ट्रेल देखना चाह रही है, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए, धन शोधन से जुड़े हुए मामले। क्या है ये इस ईडी की पूछताछ का एक बेस, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल निखिल, आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अगर आप देख रहे हैं कि अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है, साउथ की जो शराब लॉबी थी उसको कह सकते हैं कि फ्रंट करते थे अरुण पिल्लई, और खासतौर से तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो बेटी है उनके काम को भी इस आबकारी नीति के तहत जो लाइसेंस मिले थे उसमें ये फ्रंट करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि साउथ की लॉबी के ये प्रमुख थे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस समीर महेंद्रू की इंडो स्पिरिट का नाम आ रहा है, जिसमें के कविता की हिस्सेदारी है, तो आपको बता दें कि ये समीर महेंद्रू वही है जिसकी अरविंद केजरीवाल से प्राइम ऐप के थ्रू बात हुई थी, और इस बात को कराया था समीर विजय नायर ने। मोबाइल ऐप के थ्रू ये बात हुई थी और आईफोन से ये बात की गई थी, और उसमें समीर महेंद्रू से खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप इस आबकारी नीति का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इससे पहले समीर महेंद्रू तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आश्वासन के बाद समीर महेंद्रू तैयार हुआ, और फिर साउथ की जो लॉबी है बड़े पैमाने पर इनके साथ मिलकर इस शराब नीति में अपनी हिस्सेदारी निभा रही थी, जिसमें अरुण पिल्लई एक मुख्य जो भूमिका है वो भी निभा रहा था। इसके अलावा एक अभिषेक जिसको गिरफ्तार किया था हैदराबाद से, उसकी भी एक बड़ी भूमिका थी। अब चूंकि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगा, क्योंकि कई सारे नए तथ्य अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद भी सामने आए हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है कई सारे पैसे की जो चेन है वो तो क्या धन शोधन के मामले में जो पैसे की ट्रेल है, जो चेन है, उसको उसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी? देखिए बिल्कुल धन शोधन का ही मामला है, क्योंकि आप अगर याद होगा कि सबसे पहले ईडी की चार्जशीट में ही अरविंद केजरीवाल का नाम मनीष सिसोदिया से किस तरीके से जो पैसे का जो लेन देन है 100 करोड़ की जो बात हुई थी कारोबारियों से, और गोवा और पंजाब के इलेक्शन में उस पैसे को लगाया गया था बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं तक, कह सकते हैं कि मिडिल मैन के थ्रू ये पैसा पहुंचा था, जिसमें विजय नायर, अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू जैसे लोग थे, इनकी भूमिका थी। तो अब जो मनीष सिसोदिया है उनसे प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन के मामले में पूछताछ करेगा, क्योंकि कई सारे नए तथ्य अब ईडी के सामने आए हैं। निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है, और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट के तौर पर जाना जाता है। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। इस वजह से घरेलू उत्पाद में तो बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी आशातीत वृद्धि हुई है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा। और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था 8 से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। उन्होंने कहा कि आज आपके पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है और सरकार के नीतिगत निर्णयों में बहुत ही स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है। आज का नया भारत अब नए सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है। जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए। आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपीआई के जरिए भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक यूपीआई लेन देन 24 करोड़ था। इस वर्ष फरवरी तक यह आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मूल्य के संदर्भ में इन लेन देन की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2002 में यह राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह से इसमें भी 17% की बढ़ोतरी हुई है। दास ने आरबीआई मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान देश में कुल डिजिटल भुगतान 1000 करोड़ रुपए के लेन देन से अधिक रहा है। यही नहीं, देश में 75% डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी को NEFT के माध्यम से सर्वाधिक 3.18 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। साथ ही आरबीआई ने 48 करोड़ रुपए से अधिक कार्ड टोकन बनाए हैं और आज 26 करोड़ स्पर्श बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने इस अवसर पर हर भुगतान डिजिटल मिशन की भी शुरुआत की। इसके अलावा आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। रविशंकर प्रसाद ने सवालिया अंदाज में कहा कि भाजपा जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते तो इससे इनकार करें। खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। भारतीय नौसेना ने मध्यम क्षमता की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से दागा गया। इसने एंटी शिप मिसाइल को कुछ ही समय में मार गिराया। नौसेना ने इस मिसाइल परीक्षण का एक वीडियो भी साझा किया है। बताया जा रहा है कि INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद इस युद्धपोत की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। MRASS को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इजरायल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अपना जीवन काल पूरा कर चुके मेघा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT1 सैटेलाइट को इसरो आज पृथ्वी की निचली कक्षा में दोबारा प्रवेश कराने के अभियान को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। लेकिन यह मिशन चुनौतियों से भरा हुआ है। करीब 1000 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह में तकरीबन 125 किलोग्राम ईंधन बचा है, जिससे इसके दुर्घटनावश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNEC ने उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए 12 अक्टूबर 2011 को संयुक्त रूप से MT1 का प्रक्षेपण किया था। इस उपग्रह का जीवन काल मूल रूप से 3 साल का था, लेकिन यह 2021 तक क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु मॉडल के साथ 1 दशक से अधिक समय तक अहम डेटा सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा। आमतौर पर बड़े उपग्रह या रॉकेट का पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश नियंत्रित तरीके से कराया जाता है, ताकि जमीन पर किसी के हताहत होने का जोखिम सीमित किया जा सके। और भारतीय थल सेना आज से फ्रांसीसी सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। भारत और फ्रांस की सेना के बीच यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोनों देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास को
फ्रिंजेक्स 23 नाम दिया गया है। 2 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास आज से केरल के तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत और फ्रांस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। सैन्य अभ्यास की कार्यसूची में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत भी शामिल है। और एक और पॉजिटिव न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। सरकार आज जन औषधि दिवस मनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की रही है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। ये परियोजना जन जन की है और जन जन को लाभ दे रही है। देश के 12 लाख से अधिक नागरिक रोजाना इन केंद्रों से दवाइयां खरीद रहे हैं। यहां मिलने वाली दवाइयां बाजार की कीमत से 50 से 90% सस्ती हैं। इससे देशवासियों का 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का रुपया बचा है। यह परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। देश में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का 5वां दिवस मनाया जा रहा है। हम इस परियोजना के भारत के आम जनमानस के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः जीवित कर देशवासियों की सेवा में समर्पित किया है। और जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शास्त्री भवन स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों के अनुभवों को जाना और जन औषधि विक्रेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। जन औषधि दिवस 2023 के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शास्त्री भवन स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया। जन औषधि केंद्र के लाभार्थियों से मिले और उनके अनुभवों को जाना, साथ ही जन औषधि विक्रेताओं को सम्मानित भी किया। मकसद जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करना था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ ही नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जन औषधि केंद्र हो 9,000 से अधिक या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो। और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। वहीं किरेन रिजिजू ने कहा कि गरीबों को सस्ती दवा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज जन औषधि केंद्रों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच चुका है। अब सरकार की कोशिश अधिक से अधिक लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने की है। सबको इसका लाभ मिले, क्वालिटी मेडिसिन और सस्ते में, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकता है। देश भर में करोड़ों लाभार्थी आज इन जन औषधि केंद्रों का लाभ उठाकर सस्ती दवाइयां हासिल कर पा रहे हैं, जिससे उनके जेब पर भी दबाव कम हुआ है। इंसुलिन का एक सिलेंडर जो ब्रांडेड था वो करीब 400, 450, 500 रुपये अलग अलग कंपनियों के लगते, और इसका जो कैंप था 170 रुपये का था। अब जन औषधि केंद्र की जो स्ट्रिप्स हैं उसी से हम अपना टेस्टिंग करा रहे हैं, उसी से सब काम कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की फिर मैंने शुरू करी, अब विटामिन की भी शुरू कर दी, टेस्टिंग की मशीन में भी जन औषधि वाली ली। मुझे वैसे भी बहुत फ़र्क पड़ा और कोई अंदर से महसूस कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ ऑलरेडी, दवाइयों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि आपकी जहाँ 4,000 की दवाइयाँ आती थी अब अप्रॉक्स मेरी 1100 या 1,050 ऐसे आती है। जो बजट हमारा था करीब 4,000 रुपये या मतलब 3,800 रुपये पर मंथ आता था, अब वो करीब 950 या 1,000-1,100 के करीब पड़ता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क लगता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में आज 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र उपलब्ध हैं, जिनमें
1759 उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयां मिल रही हैं। लाभार्थियों को 50 से 90% तक सस्ती दवाइयां हासिल हो रही हैं। पिछले 5 सालों में जन औषधि केंद्र का विस्तार पूरे देश में हुआ है और इस दौरान ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से जन औषधि केंद्र ने न सिर्फ लोगों को सस्ती दवाइयां दी है, बल्कि उनके जो जेबों में जो खर्च का भार था वो भी जो है वो कम हुआ है और सस्ती सुलभ दवाइयां अब मरीजों को मिल रही है और उससे वो काफ़ी खुश हैं। गरीब लोगों तक भी जो इलाज का जो भार था वो भी कम हुआ है, वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ जो है वो ले रहे हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अपने सहयोगी सुमित नौडियाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित और 1.5 लाख लोगों की जान लेने वाले स्क्रब टाइफस का शोधकर्ताओं ने बेहतर इलाज खोज लिया है। सीएमसी वेल्लोर की टीम ने इस खोज के लिए महिडोल ऑक्सफोर्ड ट्रॉपिकल मेडिसिन रिसर्च यूनिट थाईलैंड और वेलकम ट्रस्ट थाईलैंड एशिया और अफ्रीका प्रोग्राम के शोधकर्ताओं का सहयोग किया। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़, आईजीएमसी शिमला, पीजीआईएसएस रोहतक, जिपमर पांडिचेरी, सीएमसी वेल्लोर, एसबीआईएमएस तिरुपति और केएमसी मणिपाल इसके परीक्षणों में शामिल हुए। शोध के दौरान डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दवाओं के जरिए स्क्रब टाइफस का इलाज किया गया। अध्ययन प्रकाशन हाल ही में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हुआ है। स्क्रब टाइफन के इंट्रोवेनस ट्रीटमेंट के डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने स्क्रब टाइफस से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों पर एंटीबायोटिक के असर और सुरक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अलावा दोनों दवाओं का संयोजन में भी इस्तेमाल किया गया। अध्ययन से पता चला कि दोनों दवाओं को अलग अलग देने की बजाय एक साथ देना ज्यादा असरदार है। और भारत में वांछित इस्लामिक स्टेट खुरासन के 4 कमांडर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलग अलग गोलीबारी में मारे गए हैं। खामा प्रेस के अनुसार सैयद नूर शोलाबार, सैयद खालिद रजा, एजाज अहमद आहंगर उर्फ उस्मान अली कश्मीरी और बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को 1 महीने के भीतर अलग अलग गोलीबारी में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने सैयद नूर शोलाबार को मार डाला। शोलाबार कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र में जुटा रहता था। कमांडर सैयद खालिद रजा पिछले सोमवार को पाकिस्तान के कराची में मारा गया और सिंध देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एजाज अहमद आहंगर पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत में मारा गया था। बशीर अहमद पीर की पिछले महीने पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों की मदद के लिए कई ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल रहा करता था। इसके अलावा पिछले सप्ताह तालिबान द्वारा शुरू किए गए अलग विशेष अभियान में काबुल में एक शीर्ष कमांडर सहित 2 आईएस आतंकी मारे गए थे। और अब देश भर की कुछ अन्य अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि 1962 से जिन परंपराओं व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही थी वैसे भी आज भी चल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान असत्य और आधारहीन है। केरल के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रविंद्रन ने लाइफ मिशन घोटाला मामले में ईडी आज उनसे पूछताछ कर रही है। वडनचेरी में गरीबों के लिए लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने उन्हें एक समन जारी किया था। तमिलनाडु में बिहार सरकार के अधिकारी बाल मुरुगन और संतोष कुमार ने बिहार के प्रवासी श्रमिकों के साथ बातचीत की है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को कथित तौर पर प्रताड़ित करने की खबर के बाद बिहार सरकार ने अपने अधिकारियों को वहां भेजा था ताकि वो वास्तविक स्थिति का पता लगा सके। बाल मुरुगन के अनुसार सोशल मीडिया में जो वीडियोस वायरल हुए थे उससे गलत संदेश गया था कि घटना बिहार मजदूरों द्वारा की गई है, जबकि वो फेक न्यूज थी।
गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षकों के साथ एक संयुक्त अभियान में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ ईरानी नाव को पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 425 करोड़ रुपए है। रात के समय इस नाव को ओखा तट से लगभग 340 किलोमीटर दूर भारत के जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया था। सोशल मीडिया पर आरबीआई के नाम से एक आदेश सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय विमुद्रीकृत करेंसी नोटों की विनिमय सुविधा बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। कोलकाता में लोग आज डोल उत्सव और होली मना रहे हैं। डोल उत्सव या डोल यात्रा रंगों का त्यौहार है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का ये अंतिम त्यौहार भी है। और वृंदावन में हर कोई होली के रंगों में सराबोर है। यहां अबीर, गुलाल और रंग के ऐसे गुबार उड़ रहे हैं कि मंदिर की आभा सतरंगी हो गई है। मंदिर के पट खुलते ही लोगों की भीड़ जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर गई। नाच गाकर श्रद्धालु अपने प्रभु के दरबार में होली मनाने में तल्लीन है। और अब बात करते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरों की। और बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबिनार के तत्काल बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सुझावों का एक बैंक बनाने का फैसला किया गया है। यह बैंक नए सुझावों के साथ ही मंत्रालय के कामकाज में नई पहल का भी महत्वपूर्ण मंच होगा, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास से संबंधित तमाम पक्ष अपने विचार रख सकेंगे। इस मंच के जरिए आम जनता को भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कामकाज से जोड़ने की पहल की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई तथा उसकी सहायक कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML में एक वेबसाइट के रूप में यह आइडिया बैंक बनाने की घोषणा की है। गडकरी ने कहा कि यह बैंक हमें जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। और राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक बार फिर से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट के पुरस्कार का हकदार बना है। उसे यह पुरस्कार दिया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 40 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष की आवाजाही वाले एयरपोर्ट में एयरपोर्ट की सर्विस क्वालिटी की श्रेणी में IGI को मिला है। ये श्रेणी ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा और उसके अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट की संचालक एजेंसी डायल के अनुसार यह पुरस्कार यात्रियों और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए सर्वेक्षण नतीजों के माध्यम से शोध के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस सर्वेक्षण के तहत दुनिया भर के कुल 75 एयरपोर्ट्स के लिए साल 2022 में 4,65,000 से अधिक यात्रियों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई थी। ये प्रतिक्रिया प्रमुख रूप से एयरपोर्ट पर यात्रियों को प्रदान किए जाने वाली 30 से अधिक सुविधाओं के अनुभवों पर ली गई थी। और यहां से आइए आपको सीधे लिए चलेंगे नागालैंड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
may be seated. Ladies and gentlemen, welcome to the swearing-in ceremony of the Chief Minister and new Council of Ministers of Nagaland. We are greatly honored by the presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and a host of other dignitaries from all over the country. We thank the students of the Music Academy Kohima for leading us in singing the national anthem. We will now have the prayer of invocation, followed by the Hallelujah chorus by the Cantamus Choir of the Task Force for Music and Arts. We now call upon Mr. Timjan Mungbas Sumpu, Pastor, Kohima Ao Baptist Church, for the prayer of invocation. Let us look to the Lord in prayer. Abba Father, we want to pray and thank you for this day in, wherein, Lord, the Chief Minister, along with the Council of Ministers, shall be sworn in. We pray and thank you for our nation, the largest democracy, and Lord, for blessing this nation with wonderful people and efficient leaders. We want to thank you, Lord Jesus, for the leadership that has been blessed for our nation under the efficient leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We pray the Lord, you will bless him and this nation. Today we pray for the swearing in of the Chief Minister and the Council of Ministers, the Lord, led by our most honored to be Chief Minister, Sri Nefurio, and the Council Ministers, Lord, I pray, Abba Father, that your blessings will be upon them. The Lord, you will lead them in your wisdom to deliver justice to the people, to lead the state in accountability to the people who has chosen them, to, Lord, be transparent in the administration and the governance, Lord. To, Lord, be equal to every section of the communities in the state, Lord. That, Lord, secularism will be, Lord, practiced and upheld, Lord Jesus, with utmost respect. We also, Abba Father, pray the Lord, they will uphold the law of rule, Lord, and that, Lord, these governments will bring about peace, joy, and prosperity to the people. That as they do so, Lord, this state will prosper along with the other states of the nation. The Lord, you will also bless the leaders of the state, led by our Chief Minister, with long life and good health as well. Thanking you, committing the rest of the time of the swearing-in ceremony unto your hand, we pray this in Jesus' name. Amen.
Thank you, Cantonments Choir, for the beautiful song. We now hand over the time to the Chief Secretary, Government of Nagaland, to open the proceedings for the swearing-in ceremony. चीफ मिनिस्टर श्री नीफ्योरियो, I, Sri नीफ्योरियो, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister of the State of Nagaland, and that I will do right to all matters of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affections or ill will. I, Sri नीफ्योरियो, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister.
Deputy Chief Ministers, Shri Taditui Rangkau Ziliang, I, Sri Tia Ziliang, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Tia Ziliang, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. Congratulations. Shri Yanthongo Patton, I, Yanthongo Patton, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Yanthongo Patton, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. Congratulations.
कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री जी काइतो आइए, I, G. Kaito Ayya, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, G. Kaito Ayya, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Congratulations. श्री जेकॉब जिमोमी, I, Jacob Zimomi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jacob Zimomi, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. This is better. Congratulations. श्री के जी केन्ये, I, K.G. Kenye, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I,
KGKD do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री पी पायवांग कोन्याक। I, P. Paivang Konyak, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I, P. Paivang Konyak, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for due discharge of my duties as such minister. श्री मेत्सुबो जमीर। I, Mitsubu Jamir, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Mitsubu Jamir, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
Shri Temjen Imna Along. I, Temjen Imna Along, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Temjen Imna Along, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. very happy, congratulations. Shri C.L. John. I, Shri C.L. John, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution in the law without fear or favor, affection or ill will. I, C.L. John, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known as to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. Congratulations. Shrimati Salu Tonio Cruce. I, Salutunio Cruce, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Salutunio Cruce,
solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Congratulations. Shri P. Bashangmong Bachang. I, B. Bashangmong Bajang, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, B. Bashangmong Bajang, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Okay. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now have a special song, This Is Me, brought to us by the bright lights of the Task Force for Music and Arts. This is
just me. The skies could see right now. Miracle, miracle. And I'm marching on to the beat of drum. Marching on to the beat of drum. Nothing goes, 50 feet. Thank you, beautiful bright lights, for that beautiful performance. Ladies and gentlemen, after the national anthem, the Honorable Prime Minister and the Honorable Governor will proceed downstairs for a group photograph with the Honorable Chief Minister and the Council of Ministers. We request all guests to kindly remain seated in the hall until the Honorable Prime Minister departs the venue. Ladies and gentlemen, we now request you to rise for the national anthem. तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण नागालैंड की राजधानी कोहिमा से, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण पूर्ण हुआ। नेफिरियो की अगुवाई में मुख्यमंत्री के पद की उन्होंने शपथ ली और 12 अन्य मंत्रियों ने उनके साथ साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।